हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग नेस्ट 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसकी डिमांड एक स्टूडेंट ने हमसे कमेंट सेक्शन में की थी, तो आई होप आपको भी ये सॉल्यूशन पसंद आएगा। और आपकी सहूलियत के लिए हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है। पार्ट ए में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस करेंगे और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में जो 10 क्वेश्चन है दोस्तों, वो जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुए हैं, जबकि पार्ट सेकंड के जो क्वेश्चन लेंगे हम, उनका लेवल थोड़ा आप कह सकते हो एडवांस लेवल का है। तो पहले पार्ट में जेई मेन के लिए जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं एक तरह से, और सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन जेई एडवांस के हिसाब से ठीक है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो नेस्ट 2015 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आइए शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जेई मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है। देयर आर 10 ब्लैक बॉल इन अ बॉक्स, राइट। तो एक ये बॉक्स है हमारे पास और इसमें टोटल मिला के 10 ब्लैक बॉल है। और अब क्या करता है इसमें से, अ पर्सन पिक 5 बॉल फ्रॉम द बॉक्स एंड पेंट देम व्हाइट। तो यहाँ से 5 तो ब्लैक बॉल रह गई, इसमें 5 ब्लैक बॉल को लेके उन्होंने व्हाइट पेंट कर दिया है। तो इस तरह से इसमें बॉल हो गई। नाउ द पर्सन पिक 5 बॉल फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। अब यहाँ से रैंडमली हम 5 बॉल निकालते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस चीज की, दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ दीज 5 बॉल्स आर व्हाइट, यानी कि 3 बॉल व्हाइट आए और 2 बॉल ब्लैक आए। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल हो गया बेटा। ये टोटल तरीके तो हो गए इन 10 में से 5 बॉल लेने के लिए। तो 10 बॉल में से 5 बॉल आउट ऑफ 10, अगर आपको 5 बॉल चूज करनी है तो नंबर ऑफ वे हो गया 10C5। ये टोटल तरीके हो गए। फेवरेबल हो गए ये वाले कि अब मुझे इनमें से ऐसे चूज करनी है कि 3 व्हाइट हो 2 ब्लैक हो। तो मेरे पास टोटल 5 व्हाइट बॉल है, उसमें से 3 व्हाइट मैं चूज करूंगा एंड इट कैन बी डन बाय 5C3 वेज। Similarly, out of 5 black ball, we have to take 2 black balls, right? So it can be done by 5C2 ways. Now simplify this to find out the answer. 5C3 and 5C2 both are equal to 10, so this will become 100 divided by 10C5 can be written 10 into 9 into 8 into 7 into 6 multiply with 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? Okay, now this 5 and this 2 will cancel out this 10, right? This 3 can cancel out this 9 3 times, and 4 can cancel out this 8 2 times. Now you can cancel out this 2 with 100 50 times, और 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे 50 को 25 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो कुल मिला के अब अगर कैलकुलेट करें देन वी गॉट 25 डिवाइडेड बाय 7 into 3 into 3, दैट मींस 63। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25 डिवाइडेड बाय 63। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो एकदम जेई मेंस लेवल लायक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So okay guys, this is question number 2. For 3 arbitrary real number RST, the mathematical identity is। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, दैट मीन्स कौन सी ऐसा ऑप्शन है विच इज ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ आर एस एंड टी। तो अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें चारों ऑप्शन को, तो आप ये पाएंगे कि हर ऑप्शन में एक फंक्शन के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है, ये कह रहा है कि देखो फंक्शन के बारे में जो बात हो रही है कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ मिनिमम ऑफ आर एस टी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ आर, एफ ऑफ एस एंड एफ ऑफ टी। तो ये 3 डेटा आपको दे रहा है आर एस टी, और ऐसे बोल रहा है कि इन तीनों डेटा में से मिनिमम डेटा पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बराबर आना चाहिए। इट सिंपली मीन, ये कह रहा है कि अगर मैं एफ को मिनिमम इनपुट दूं, तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो मैं एफ को दे देता हूं, तो जो तीनों में से मिनिमम आउटपुट है वो मुझे मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बहुत ही सीधी सी बात है, अगर आप समझ में आ रहा है आपको, आपने ऐसा पढ़ा है कि x1 लेस देन x2 है, और उस देन फंक्शन में भी ऐसा हो कि f of x1 लेस देन f of x2। ऐसा कब पॉसिबल होता है, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन फंक्शन f इज इंक्रीजिंग। f इज इंक्रीजिंग। तो यही बात को देखो इन्होंने एक अलग तरीके से बोला है। इसका भी यही मतलब है कि अगर 2 आउटपुट दिए जा रहे हैं तो मिनिमम आउटपुट पे अगर मिनिमम इनपुट पे अगर मिनिमम आउटपुट आ रहा है फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। और यहाँ भी बस उसने यही बात बोली है, बस 2 के बजाय 3 वेरिएबल पे बोला है।
करेक्ट। तो इससे हमें समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। अब अगर हम ऑप्शन वाइज बात करें बच्चों, तो पहले ऑप्शन में जो फंक्शन उसने यूज किया है वो है एक्स क्यूब, देखो है ना। दूसरे ऑप्शन में यूज किया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सी ऑप्शन में उसने यूज किया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। और डी ऑप्शन में उसने यूज किया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो अब आप बताओ इन चारों में से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो एक्स की हर वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है। सो द राइट आंसर इज ए, ये ही इंक्रीजिंग है। बाकी ये सब फंक्शन जो है ये कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग होते हैं। तो केवल ए ही ऐसा होगा जिसके लिए ये इनइक्वलिटी ट्रू होगी आर एस टी की हर एक रियल वैल्यू पे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ओके बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ट्राइंगल टू ऑफ द एंगल आर 20 डिग्री एंड 55 डिग्री। जल्दी से एक डायग्राम बना लेते हैं। और ये इस तरह से मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है। दिस एंगल इज 20 डिग्री, दिस एंगल इज 55 डिग्री। ओके, और एंड द इंक्लूडेड साइड हैज लेंथ 1 प्लस रूट 3। ये साइड का लेंथ है 1 प्लस रूट 3। इट्स सर्कम रेडियस आर कैलकुलेट करनी है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो एसओटी का पहला फार्मूला साइन रूल जब आप पढ़ते हैं तभी आप जानते हैं कि 2r इज इक्वल टू a अपॉन साइन ए। किसी भी ट्राइंगल में एक साइड और उसके सामने वाला एंगल पता हो तो हम सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। अब यहाँ साइड ये पता है मुझे, इसको मैं स्मॉल ए ले लेता हूँ। इस एंगल को a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं। कैन यू फाइंड आउट द एंगल ए। देखो ये 20 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो टोटल 75 हुआ। तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 75, 105 डिग्री। बस अब ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो आप। 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105। साइन 105 डिग्री का वैल्यू आई होप आप सबको पता है कितना होता है, 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। तो भैया ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मिला 2 रूट 2। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, रूट 2। ये 2r का वैल्यू है ना। सो द राइट आंसर इज रूट 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, साइन रूल पे बेस्ड। जैसा मैं बोल रहा था, देखो पहले 10 क्वेश्चन एकदम जेई मेंस लेवल पे है, तो वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ओके, अब आता है देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम आप क्वेश्चन को समझिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड px बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। जितने भी सबसेट हैं वो सब आ गए px में। डिफाइन अ फंक्शन x, f डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन इस सेट से इस सेट। अब देखो ये x तो क्या है, इसके x के एलिमेंट हो गए और px में क्या होगा, x के सारे सबसेट हो गए। यानी ये जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे उसको एज ए इनपुट क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा एलिमेंट और एक मिलेगा सेट। अब अगर ये एलिमेंट इस सेट में आता है, देखो इफ x इज द एलिमेंट ऑफ a, तब तो इस फंक्शन का रिटर्न क्या है, 1, राइट। और अगर ये इसमें नहीं आता है तो आउटपुट क्या है भाई, 0। दो ही आउटपुट आएंगे, 1 और 0। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो फिर बताइए कि x की हर वैल्यू के लिए, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल S, x a एंड b भी x के सबसेट है, ये किसके बराबर नहीं हो। अच्छा देखो ये क्या है, इसको देखते हैं एक बार। f ऑफ x और a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये तो अपने पास है कैपिटल X वाला सेट, राइट। ये सेट है a और बच्चों ये सेट है मान लो b। तो अब इस फंक्शन का क्या मतलब है कि इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तब तो आएगा 1। यानी अगर मैं, ये पार्ट हो गया a इंटरसेक्शन b, इसमें कोई पॉइंट ले लेता हूं x, तब तो फंक्शन का रिजल्ट क्या है, 1। इस केस में फंक्शन का आउटपुट आएगा 1। बाकी सब केस में इस डॉट को आप चाहे और कहीं भी ले लो, आपको आउटपुट मिलेगा 0, राइट। तो ये वाला फंक्शन हो गया। अब अपने को ऑप्शन से मैच करना है कि किस किस सूरत में जो आउटपुट है ऑप्शंस के, वो इस आउटपुट से मैच करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं ये दो फंक्शन लेता हूं, राइट। अब इस सूरत को देखिए, अगर x यहाँ है तो x a में भी है बेटा और x b में भी है। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, और 1 इंटू 1 आ गया 1। यानी इस सूरत में तो मैच कर रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं x को एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं हम, स्मॉल x को अगर मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे मान लो बच्चों ये इस तरह से है, ये a हो गया, ठीक है भाई, ये b हो गया। यहाँ जैसे मैंने x ले लिया, राइट। तो f का वैल्यू आ रहा है 0 इस केस में, जो फंक्शन में गिवन है। अब यहाँ आ जाता है, देखो इस केस में क्या होगा, क्योंकि x जो है
वो ए में नहीं है। अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी सोचिए, x a में नहीं है, सो दिस विल बिकम 0, राइट, और x b में है, सो दिस विल बिकम 1, तो आंसर आया 0। देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है डेटा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ लेता तो क्या होता बच्चों, ये 1 हो जाता, ये 0 हो जाता, रिजल्ट आता 0। अगर मैं यहाँ बाहर ले लूँ x को, तो x ना a में है ना b में है, तो दोनों की वैल्यू 0 0 होके 0 हो गई। तो इन सारे केस में a 0 हो रहा है और इस वाले केस में a 1 हो रहा है, तो बिल्कुल ये मैच कर रहा है अपने क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है, यानी कि इस फंक्शन से। तो ये पक्का इसके बराबर है, तो ये अपना आंसर नहीं, ठीक है, जो बराबर है वो नहीं लेना है। अब आते हैं सेकंड, राइट। तो सेकंड में भी देखो कि अगर आप x को यहाँ लेते हो तो x a यूनियन b में है बच्चों, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, राइट, माइनस मॉड ऑफ x, देखो यहाँ पे a में भी है b में भी है, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 कितना हो गया भाई, 0, और ये आपको रिटर्न मिला 1। तो ये भी सेम डेटा प्रोड्यूस कर रहा है जैसा यहाँ पे गिवन है। ओके, अब आते हैं थर्ड पे, तो इसका मतलब ये भी इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड देखो क्या है, अगर मैंने x को यहाँ लिया तो x a में आ रहा है, b में भी आ रहा है, राइट। तो यहाँ क्या देखो, a का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, तो अगर x बेटा इस सूरत में है ना, इस ऊपर वाली सूरत में x जो है वो a और b दोनों में आ रहा है, तो x a बार में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x b बार में भी नहीं आ रहा है, यानी b के कॉम्प्लीमेंट्री सेट में नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू भी हो गई 0, माइनस f जो है देखो a और b का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का यूनियन है, ए कॉम्प्लीमेंट्री और बी कॉम्प्लीमेंट्री, उसके अंदर भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्स तो ए और बी दोनों में आ रहा है, तो इनके बाहर तो आने से रहा, तो इसलिए इसका वैल्यू भी क्या है, 0, और आपको वैल्यू क्या मिली, 0। तो इसका मतलब देखो, ये जो सी ऑप्शन है ये इस केस में 0 दे रहा है, जबकि इस केस में फंक्शन क्या दे रहा है, अपना 1। तो डेफिनेटली यही वो आंसर है जो हम ढूंढ रहे हैं, ये इस फंक्शन के बराबर नहीं है, ये डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। इस आउटपुट को और चेक कर लेते हैं हम। तो इस सूरत में, ऊपर वाली सूरत में देखिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, प्लस इसका वैल्यू भी क्या हो गया, 1, माइनस इसका वैल्यू भी क्या हो गया, 1। तो बेटा क्या रिजल्ट आया फाइनली, यहाँ भी 1, तो इसका रिजल्ट भी मैच कर रहा है। तो केवल सी ही ऐसा है जिसका रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है, तो सी इसके इक्वल नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फंक्शन को समझना था और फिर आप इसको बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक एलिप्स के बारे में बात हो रही है, तो आप एक एलिप्स का डायग्राम बना लीजिए, देखिए, राइट। और ये एलिप्स जो है, इसमें देखिए अपने को गिवन है कि ए बड़ा है बी से, इसका मतलब ये अपना हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो जाएगा, जैसा कि हम स्टैंडर्ड एलिप्स लेते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से ये आपको एलिप्स अपना नजर आएगा, राइट। और ये दोनों मान लो इसके फोकस हो गए, है ना। यहाँ से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड होगी इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम हो गया। अब ये कह रहा है एक फोकस से जो लेटस रेक्टम पास होता है, द लेटस रेक्टम थ्रू फोकस F1, आप इसको नाम दे दो F1, राइट। ये F2 है, ये F2 पे 90 डिग्री बनाता है। देखो बच्चों, अगर आप इसको ऐसे मिला दो तो ये एंगल ये कहना चाह रहा है 90, तो अगर ये 90 है तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हो गया, इसके 45 होने का मतलब 1045 1 होता है, इसका मतलब ये लेंथ, राइट, और ये लेंथ कितनी हो गई, बराबर हो गई। यानी कि अगर मैं इसको बोलता हूं ए पॉइंट, तो F1A बराबर हो गया बच्चों F1 F2, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। F1 F2 स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जानते हो कि इसके कोऑर्डिनेट है AE, 0, सही है भाई। इसके कोऑर्डिनेट भी है माइनस AE, 0। तो F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 2AE। F1A लेटस रेक्टम का लेंथ होता है 2 टाइम बी स्क्वायर बाई ए, तो ये हाफ है, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए। तो इस तरह से आपको मिला बी स्क्वायर बराबर 2 टाइम ए स्क्वायर ई। वैसे हम जानते हैं कि एलिप्स में बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, और अब आपको एक इक्वेशन मिल गई ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप e कैलकुलेट करें तो आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाय 2a। सिंप्लीफाई करने पे बच्चों ये हो गई -1 प्लस √2 और -1 माइनस 2। देखिए ये तो नेगेटिव है तो ये तो इसेंट्रिसिटी हो ही नहीं सकती, सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज √2 -1, सो बी विल बी द राइट आंसर। तो ये बहुत ही बेसिक पे बेस्ड क्वेश्चन था एलिप्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x इन द इंटरवल 0 to 2π। तो गौर करिएगा, इसी इंटरवल में बात करनी है। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव कैसा हो? पॉजिटिव हो। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखो sin x का हो गया cos x, cos स्क्वायर का हो गया 2 cos x, और फिर cos x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस sin x। दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं बच्चों cos x, और कॉमन आ जाएगा 1 cos x। कॉमन लेने के बाद फैक्टर बचेगा 1 माइनस 2 sin x। इसको मैं बच्चों 2 sin x माइनस 1 लिख लेता हूँ, तो ये साइन चेंज हो गया ऐसे। यानी कि अब मुझे समझ में आया कि इसका और इसका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, यानी ये दोनों होने चाहिए बच्चों अपोजिट साइन के। तो पहला केस देखो, अगर मैं cos x को लेता हूँ पॉजिटिव, और ऐसा कब होगा? जब x होगा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उस समय ये क्वांटिटी होनी चाहिए नेगेटिव, राइट? यानी कि साइन x छोटा होना चाहिए बच्चों हाफ से। ठीक ऐसे ही सेकंड केस की बात कर लो, जब हम cos x को लेंगे नेगेटिव, और ये कब होगा? जब x होगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस समय sin x कैसा होना चाहिए? हाफ से बड़ा। अब इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हम थोड़ी सी ग्राफ की हेल्प ले लेते हैं। तो ये ग्राफ बना रहा हूं मैं sin x के लिए। देखो 0 से पाई में ऐसा ग्राफ हो गया, राइट? और पाई से 2π में ये ग्राफ हो गया। सो दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π, एंड दिस इज 3π/2, एंड दिस इज π/2, करेक्ट? और ये लाइन हो गई y बराबर हाफ की, और y बराबर हाफ, तो भैया sin x हाफ कब होता है? यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 पे होगा, और यहाँ पे 5π/6 पे होगा। ये सारी चीजें। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इस लाइन से पहले sin x कैसा चाहिए हमें? हाफ से छोटा चाहिए। तो वो कहाँ होगा? वो इस पोर्शन में होगा। यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया? 0 से π/6। यूनियन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए? sin x बड़ा होना चाहिए हाफ से। जो sin x हाफ से बड़ा होना चाहिए, तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ से π/2 से लेकर के पाई के बीच में, तो यहाँ sin x हाफ से बड़ा है यहाँ पे इस एरिया में। तो ये एरिया के लिए x की वैल्यू क्या है बच्चों? π/2 से लेके 5π/6 तक। फिर आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी sin x हाफ से बड़ा चाहिए हमें, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें sin x नेगेटिव है तो हाफ से बड़ा नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। अब आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ से 2π के बीच में, और इस रेंज में हमें चाहिए क्या? sin x छोटा होना चाहिए हाफ से, और sin x पूरा नेगेटिव है, हाफ से छोटा है, तो ये पूरा का पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट भी अपना आंसर हो गया। यानी कि 3π/2 से 2π भी इंक्लूड हो गया यहाँ तक। यहाँ 2π को छोड़ रहे हैं, राइट? तो ये ऑप्शन हो गए सारे। तो ये किससे मैच करते हैं? डी से। सो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, ये है देखो क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ थीटा इन 0 to π/2 फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय दीज 4 पॉइंट्स इज लार्जेस्ट। देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? V इज इक्वल टू 1/6, राइट? बॉक्स ऑफ PQ वेक्टर, राइट? PR वेक्टर और PS वेक्टर। ये है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो अब हम क्या करें? करना क्या है भाई? इसकी वैल्यू निकाल लो। और ये कैसे निकालेंगे हम? डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट बॉक्स प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेंगे। PQ वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे? तो देखो P तो 0 0 0 है, तो बड़ा आसान हो गया PQ के कंपोनेंट निकालना। ये हो गया 1 0 और cos थीटा। ठीक है भाई, PR के कंपोनेंट हो जाएंगे sin थीटा -1 और ये A, और ऐसे ही PS के कंपोनेंट हो गए cos थीटा 0 और -sin थीटा। चलिए अब आप जल्दी से इसको ओपन कर लीजिए। तो इसको ओपन करना भी बड़ा आसान है। इसको हम इस रो के, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं। तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, और इसका नेगेटिव होगा तो 1 1 इंटू कितना होगा? देखो दिस इंटू दिस माइनस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनली यू गॉट मॉड ऑफ माइनस साइन थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल गया बच्चों। इसको अगर और ढंग से लिखना चाहो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा एंड माइनस 1। तो ये मिला अपने को। ओके बच्चों, तो अब हम इसमें ऐसा करते हैं, चलिए हम साइन थीटा को टी लिख लेते हैं ना, जिससे मुझे भी समझाने में आसानी होगी और आप भी क्विकली समझ पाएंगे। तो अपने पास v कितना आ गया बच्चों, दैट इज 1/6 एंड मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। अब यार टी हमने किसको माना है, देखो साइन थीटा को, और थीटा की वैल्यू है बच्चों 0 से π/2, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू हो गई 0 से 1 के बीच में। और अब इसके लिए मुझे इसका लार्जेस्ट वैल्यू पता करना, देखो क्वाड्रेटिक है ये, तो हम इसको जल्दी से परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। और इसके लिए इसमें मुझे प्लस 1/4 ऐड करना पड़ेगा, माइनस 1/4 करूंगा मैं तो मुझे फाइनली मिल जाएगा माइनस 5/4। तो ये टर्म आ गई। देखो अब देखो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से 1 अगर हम लेते हैं बच्चों तो इसकी वैल्यू आएगी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1/4, करेक्ट। 0 से 1/4 के पीछे वेरी करेगा। अच्छा 0 कब आएगा, याद रखना ये हाफ पे आएगा, राइट। अच्छा जब हम इसमें 0 डालेंगे तो इसके मॉड का वैल्यू क्या आएगा, 5/4 डिवाइडेड बाय 6 यानी 5/24 हो गए। और अगर आप इसका वैल्यू 1/4 ले लेते हो तो 1/4 ये हो गया, और 1/4 माइनस 5/4 कितना हो गया बच्चों, -1, तो एक हो जाएगा 1/6। तो ये इसकी रेंज आएगी 1/6 से 5/24। तो देखो मैक्सिमम कब आया ये 5/24 पे, और 5/24 कब बना, जब इसका वैल्यू हुआ 0, और इसका वैल्यू 0 कब हुआ, जब टी का वैल्यू हुआ हाफ। और टी किसको लिया था भाई अपन ने, साइन थीटा को, तो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए π/6। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, π/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और आपने किया हुआ भी होगा, राइट। देखो क्या करना चाहिए मुझे, इसमें सबसे पहले मुझे पुट कर लेना चाहिए x की जगह 1/h, राइट, ताकि लिमिट हमारे पास ऐसे बन जाएगी, कुछ लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा भाई। और देखो यहाँ पे x की जगह 1/h डालने पे ऐसा बनेगा 1 + h² डिवाइडेड बाय h इंटू 1 + h, करेक्ट। इधर ये हो गया -ah और माइनस का b। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले अगर हम बच्चों, तो ऐसे बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा -a मल्टीप्लाई विद 1 + h, कुल मिला के ये बन जाएगा 1 - a, करेक्ट, -ah प्लस h² डिवाइडेड बाय h इंटू 1 + h और माइनस b। देखिए अब यहाँ देखो बच्चों, इस टर्म से हमें कोई परेशानी नहीं, ये तो 1 बन रही है, ये टर्म 0 बना रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट h टेंस टू 0 1 - a बाई h माइनस ए और प्लस h, डिवीजन में हो गया बच्चों 1 + h माइनस b, और ऐसा मुझे गिवन है कि ये 0 आना चाहिए। अब देखिएगा ये फाइनाइट लिमिट आ रही है भाई, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो ये टर्म ऐसी है बच्चों जो इस लिमिट को इनफाइनाइट की तरफ ले जा रही है। तो फाइनाइट लिमिट कब आएगी हमारे पास, जब ये टर्म यहाँ से हट जाए, और ये कब पॉसिबल है, जब a का वैल्यू हो 1। तो हमें पता चल गया कि a का वैल्यू 1 होना चाहिए। अब अगर मैं a का वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो क्या होगा, देखो ये टर्म तो हो गई गायब, बच गया सिर्फ ये, इसमें लिमिट लगाओगे तुम, दिस विल बिकम 1, यहाँ आएगा -a बोले तो -1, तो आपको क्या मिला, -1 - b बराबर 0, यानी बच्चों b का वैल्यू हो गया -1। पूछा क्या आपने से, a³ - b², यानी कि ये हो गया 1 - 1 यानी कि 0। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0, तो बी करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम ज्योमेट्री की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो करना क्या है, एक सर्किल है ऐसे मान लो, राइट, और ये बोल रहे हैं कि इस सर्किल के इंटीरियर में एक पॉइंट है P जो कि सेंटर नहीं है, तो ये पॉइंट है मान लो P, और ये है बच्चों इस सर्किल का सेंटर C, ठीक है। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट P। अब P से पास होने वाले देखो एक कोई भी कॉर्ड बना लेता हूं मैं, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, नाम रख देते हैं अपन इसका M। तो इस M का लोकस तुमको कैलकुलेट करना। अब ज्योमेट्रिकली यहाँ देखो, पॉइंट C फिक्स्ड है, पॉइंट P फिक्स्ड है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो फिक्स पॉइंट है, ये कॉर्ड वेरिएबल है, इसे इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं, तो इसमें ये मिड पॉइंट भी वेरिएबल होगा।
अगर मैं C से मिड पॉइंट को ऐसे मिला दूं तो आप जानते हो ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो गौर से देखो C और P दो फिक्स पॉइंट है जो वेरिएबल पॉइंट M पे क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में लोकस ऑफ M क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ M विल बी ए सर्किल हुज डायमीटर इज CP। तो इन दोनों पॉइंट से डायमीटर लेके जो सर्किल बनेगा ये हमेशा M उसी पे मूव करेगा, तभी एंगल 90 डिग्री आएगा। तो M का लोकस क्या हो गया, एक सर्किल हो गया। सो राइट आंसर विल बी D, a circle. Okay, now this is the question number 10. Let R be the set of all real number. F is defined from R to R differentiable function such that, अब यहाँ देखो बच्चों मैं y बोल देता हूँ किसको, fx को। तो अगर मैं y fx को बोल दूँ तो ये जो इक्वेशन है अपनी ये इस तरह से हो गई dy by dx is equal to x plus y। करेक्ट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें, y को देखो इधर ले आओ, जल्दी जल्दी पहचानो इसको, बहुत आसान है ये तो। अब ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है पहचानने में आ रही है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर, ये y का कोफिशिएंट क्या है -1, उसका इंटीग्रेशन, यानी कि आपको मिला e पावर -x। अब हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, दैट इज y इंटू e पावर -x इज इक्वल टू कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये फंक्शन यानी कि x मल्टीप्लाई विद e पावर -x dx। इसको आप इंटीग्रेट कर लो बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। इसको ले लो देखो सेकंड फंक्शन और इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन यानी माइनस ऑफ e पावर -x, फिर माइनस और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 और इस सेकंड के इंटीग्रेशन का एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो ये हो गया बच्चों ऐसे कुछ। आप इसको e पावर x से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी c इंटू ई पावर x -x -1। अब मुझे क्या गिवन है कि ये कहां से पास होता है, ये पास होना चाहिए ओरिजिन से, यानी एक्स वाई इक्वल टू 0 0, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट कर दो देखो, तो जैसे आप ये पुट करोगे आपको मिलेगा 0 बराबर c -0 -1। तो बच्चों c का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से अपना फंक्शन fx हो गया e पावर x -x -1। अब अपने से पूछा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx यानी e पावर x -1 अपॉन x स्क्वायर। तो अगर आप एक्सपेंशन जानते हैं तो आप क्लियरली समझ सकते हैं e पावर x पे एक्सपेंड करने पे 1 प्लस x तो कट जाएंगे और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1/2 इसका आंसर होगा। अदरवाइज आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर आया बच्चों हाफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी इसका राइट आंसर होगा। तो देखा आपने ये अप टू 10 क्वेश्चन मैंने इसके डिस्कस किए हैं इस पार्ट में। 10 तक के क्वेश्चन जो है जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ्रूटफुल लगे मुझे। आगे जो क्वेश्चन है इसके, जो हम पार्ट बी में इसके डिस्कस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, जो लेवल ऑफ थॉट यूज हो रहा है, वो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल रहेंगे। तो सेकंड पार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे जिसमें बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप जेई एडवांस में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उस सॉल्यूशन को भी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you for the watching. We will meet in the next video. Till then, goodbye.